हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेके। और इस बार जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। आप सबने शायद नोटिस किया होगा या हो सकता है ना भी किया हो। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत फैनफेयर के साथ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च करी थी। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है उसके कुछ गोल्स सेट किए थे। और आजकल न्यूज़ में अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने अपनी एक रैली में कहा कि इंडिया जो है वो अपनी लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करेगा। साथ साथ नितिन गडकरी जी भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है। और इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे आजकल न्यूज़ में दिख रहे हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ये जो इश्यूज हैं, ये अचानक इतने ज्यादा प्रोमिनेंट, इतने ज्यादा न्यूज में क्यों आने लग गए हैं? देखिए, आई थिंक सवाल बहुत वैलिड है और उसका जवाब ये है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी हैं। और एक डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है, अगर उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो इट नीड्स टू compete अगेंस्ट दुनिया के जो डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान, यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं वो, यूएस और इस तरह की कंट्रीज। हमें इन लोगों के साथ अपनी इकोनॉमिक जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए compete करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हमें एक टूथब्रश बना के बेचना है तो हमारे टूथब्रश की जो कॉस्ट है वो इन सब डेवलप्ड कंट्रीज में टूथब्रश बनाने की कॉस्ट से कम होनी चाहिए। चाइना ने सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का लिया क्योंकि उनकी कॉस्टिंग जो थी वो सबसे कम होती थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके रीजन कई होते थे, लेकिन उसका एक बड़ा रीजन था उनके लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी। मैं आपको एक नंबर देता हूँ जो कि आपको, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जापान, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो 6 से 8% तक अपने जीडीपी का लॉजिस्टिक्स पे खर्च करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी कंपनी की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी 100 है, तो उसमें से 6 टू 8% इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, वो लॉजिस्टिक्स कंपनीज की होती है। मतलब, और ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज उनके देश में होने वाले सारे उत्पादन, सारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं। मतलब 6 से 8% में वो अपना पूरा पूरा प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम आते हैं इंडिया में, इंडिया में ये नंबर जो है वो 13 टू 14% है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ व्हाइट इकोनॉमी की। अगर हम इसमें ब्लैक इकोनॉमी जोड़ दें तो ये नंबर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ सकता है। विच मीन्स कि हम अपने देश में जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको सारी दुनिया में पहुंचाने में जो लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा आता है वो 13 टू 14% आता है। या फिर कोई चीज हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो उस चीज को इंपोर्ट करने के बाद इंडिया के मार्केट्स तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है उसका वो 13 टू 14% होता है ऑन एन एवरेज। तो आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जो टूथब्रश अगर मैं 100 रुपए में बना रहा हूँ, अगर वो एफिशिएंट रहे तो वो मेरे मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो हो सकता है मुझे 106 में मिल सके। लेकिन हमारी इनएफिशिएंसीज के कारण वो टूथब्रश जो है 106 की बजाय हमें 113, 114 में पड़ता है। और यही जो कॉस्ट इंक्रीज जो होता है वो हमारी ग्लोबल सप्लाईज में भी दिखता है, which makes our products inefficient। और इसीलिए आजकल हम एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस देश बनने की कोशिश में हैं। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं वो उसी डायरेक्शन में हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ लॉजिस्टिकल सप्लायर्स शुड बी देयर। तो ये, इसको टारगेट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है अभी बहुत रिसेंटली फोकस में आ गई है। अब फोकस में तो आ गई है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए किया ये जा रहा है कि एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप, जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अब मैंने नाम तो आपको दे दिया, बट ये करेगा क्या? जैसे आपने अभी रिसेंटली एक और सेक्टर जो है इंडिया का, जो फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात बहुत सुनी होगी। और आपने सुना होगा कि इस सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है वो जो भीम प्लेटफॉर्म से आया है। इस प्लेटफॉर्म पे सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो कनेक्ट कर सकते हैं और वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे डेवलप किया। एज अ रिजल्ट, ये जो सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं वो एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और ये सारे सर्विसेज कस्टमर्स को इजीली दे रहे हैं। और ये सारी जो कॉस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है, जिसके कारण
कस्टमर को या सप्लायर्स को ये कॉस्ट नहीं पड़ती है। तो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म जिस जो मैंने बताया आपको यूलिप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डेवलप करने का सोच रही है। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि सारे लॉजिस्टिक्स सप्लायर्स जो हैं वो इस पे कनेक्ट हो जाएंगे और इस पे कनेक्ट होने से उनको कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई बड़ा कंटेनर शिप आ रहा है और उस कंटेनर शिप को गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहां पे डॉक करना है और वहां से वो अनलोड होके पूरा सामान उसका इंडिया में आएगा। अब कंटेनर शिप जो होते हैं वो इतने बड़े-बड़े होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सप्लायर वो सारा काम हैंडल कर सके। प्लस कंटेनर जो होते हैं उनमें सामान भी अलग-अलग जगह जाना होता है, अलग-अलग मोड्स से जाना होता है। हो सकता है कि जितने भी कंटेनर हो उसमें से कुछ ट्रेन से जाने हो जालंधर, कुछ बस से जाने हो अहमदाबाद, सॉरी ट्रक से जाने हो अहमदाबाद, कुछ हो सकता है ऐसा सामान हो जो रीफर ट्रक से जाना हो, जो कोल्ड स्टोर्ड जो ट्रक होते हैं उनसे लोकल आसपास की सप्लाई के लिए। कुछ ये भी हो सकता है कि ट्रक और ट्रेन से साउथ में कहीं जा रहे हो चेन्नई की तरफ। अब ये सारे सप्लायर्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही सप्लायर ट्रक्स का हो, एक ही सप्लायर रीफर ट्रक्स का हो, एक ही सप्लायर ट्रेन्स का हो। तो बहुत सारे सप्लायर्स हो सकते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब ये प्लेटफॉर्म रहेगा तो ये सारे सप्लायर्स उस प्लेटफॉर्म पे इस कंटेनर ट्रक की सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर पाएंगे, आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज के बाहर ट्रक्स लाइन में खड़े रहते हैं 3-3 4-4 5-5 घंटे। अब कोई ट्रक अगर लाइन में खड़ा हुआ है तो इट इज नॉट जनरेटिंग एनी इकोनॉमिक वैल्यू। एज अ रिजल्ट दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू व्हिच इज गोइंग वेस्ट। ये वेस्टेज जो है ये कम हो जाएगा और ट्रक्स का यूटिलाइजेशन, ट्रेन्स का यूटिलाइजेशन, इन सब का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट द यूलिप प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू सॉल्व। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट सबको होगा। एज अ रिटेल कस्टमर हमें बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि जो भी चीज हम कंज्यूम करेंगे उसका जो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो होता है दैट इज आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट। अगर कॉस्ट कम होगी तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरर्स को। मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको सस्ते में लॉजिस्टिक्स सप्लायर्स मिलेंगे। एज अ रिजल्ट जो स्प्लिट है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में स्प्लिट होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट बेनिफिट ये जो जितनी भी सप्लायर्स हैं लॉजिस्टिक्स कंपनीज उन सबको भी होगा। उन्हें कैसे होगा? अगर उनके 10 ट्रक में से 3 आधे टाइम पे खड़े रहते थे और सिर्फ 7 रोड्स पे चलते रहते थे, तो अब उनके सारे ट्रक चलेंगे बिकॉज दे कैन बेटर कोऑर्डिनेट। और ट्रक देखिए, ट्रक उनके लिए इनकम तभी कमाता है जब वो चल रहा है, खड़ा हुआ ट्रक कभी भी इनकम नहीं कमाता है। So as a result of this improved efficiency, they will also end up making more money. So this is going to be a overall economic benefit model for all the people involved in the chain, from customers to logistics suppliers to manufacturers. अब बात करते हैं कि कंपनीज जो हैं वो किस तरह की कंपनीज में सबसे ज्यादा गेन करेंगी। देखिए जैसा मैंने बोला, मैन्युफैक्चरर भी गेन करेंगे और सब, लेकिन रिटेलर्स भी गेन करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें डायरेक्ट बेनिफिट लॉजिस्टिक्स कंपनीज का। क्यों? क्योंकि उनका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको फर्स्ट स्टेज में ही दिखने लगा। सारे रिटेलर्स पे, सारे मैन्युफैक्चरर्स पे वो इम्पैक्ट बाद में दिखेगा जब ये कॉस्ट एफिशिएंसीज उन पे ट्रांसफर होंगी। इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखेगा लॉजिस्टिक्स कंपनीज में। लॉजिस्टिक्स कंपनीज जैसे ब्लू डार्ट, अभी रिसेंटली जो लिस्ट हुई है डिलीवरी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या इन सबको बराबर बराबर बेनिफिट होगा? नहीं। देखिए अब जो मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है और प्लेटफॉर्म बनने के कारण एफिशिएंसी गेन्स होंगी, तो उसके कारण कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये वो कंपनीज हैं जो एंड टू एंड इस वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। जैसा अगेन गोइंग बैक टू द कंटेनर एग्जांपल, अगर कोई कंटेनर आ रहा है तो आइडियली वो किसी ऐसे सप्लायर से डील करना पसंद करेगा जो उसको रेल की सर्विसेज भी दे सके, जो उसको रीफर ट्रक्स की सर्विसेज भी दे सके, जो उसको रोड पे जो नॉर्मल बड़े ट्रक्स चलते हैं उनकी सर्विसेज भी दे सके। क्यों? क्योंकि उसको फिर बहुत कंटेनर जो भी कंपनी लेके आ रही है उनको फिर बहुत सारे अलग अलग सप्लायर से कोऑर्डिनेट नहीं करना है, सिर्फ एक सप्लायर से कोऑर्डिनेट करके काम हो जाएगा। तो ऐसा एक सप्लायर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मेरे हिसाब से आगे काफी ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, दैट इज गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स।
ये बहुत पुरानी कंपनी है। इसका अगर आप डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, उसमें आप देख सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि गेटवे डिस्ट्रिक्ट पास जो है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और उसका रीजन यही है क्योंकि इनके बहुत सारे टर्मिनल्स भी हैं अलग अलग जगह पे, जो कंटेनर्स हैंडल करने के लिए टर्मिनल्स होते हैं वो, इनकी एक बहुत बड़ी फ्लीट है ट्रक्स की, जो कि कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनकी एक इंडिया की सबसे बड़ी रीफर ट्रक्स की फ्लीट है। रीफर ट्रक्स वो होते हैं स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स जो होते हैं, जो खाने का सामान इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो इनकी सबसे इंडिया की सबसे बड़ी रीफर ट्रक्स की फ्लीट है। और साथ साथ में इनके पास बहुत सारे ट्रेन्स जो हैं उनके रैक्स भी हैं। सो एक तरह से दे कैन हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड फॉर ऑल लार्ज कस्टमर्स हु आर कमिंग इनटू इंडिया, और ट्रांसफरिंग देयर प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया टू द एक्सटर्नल मार्केट्स। ये इनको इंडिया में सारी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज दे सकते हैं, और इसीलिए मुझे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको देखेंगे कुछ चीज़ों में, ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सालों से एस्टेब्लिश्ड है। आप आई वुड सजेस्ट आप इसके एनुअल रिपोर्ट में जाके एक बार देखिए, आपको अपने आप दिखेगा कि रेवेन्यू नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, इसका डेट कम हो रहा है सिग्निफिकेंटली, प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की। जो सारे स्टेक होल्डर्स जो इसमें हैं, काफ़ी नामी गिरामी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा चंक इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आई रियली लाइक दिस कंपनी, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखिए इसके बाद, और इसके और शॉर्ट्स वीडियो के बेसिस पे डिसाइड करें वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा लगा या क्यों खराब लगा, एंड दैट मेक्स इट अ बिट पर्सनल फॉर मी। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।